हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द एग्जामिनेशन एंड चेंजिंग ऑफ ए सिंगल बिट्स और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हिज विद इन वर्ड इज कॉल्ड। यहाँ पे बात की है कि आप क्या करते हो अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड के अंदर कोई एक शब्द दे रखे है आपके पास, है ना। हम कंप्यूटर में वर्ड क्या बोलते हैं, हम वर्ड बोलते हैं जब हमारे पास एक सिंगल कोई एंटिटी होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम वर्ड बोल देते हैं। तो यहाँ पे बात की है, अगर आप किसी सिंगल वर्ड के अंदर उसके बिट्स को, या फिर एक सिंगल बिट है या फिर मल्टीपल बिट्स हैं, आप क्या करते हो उनको चेंज करते हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तो उसको हम एज पर ऑप्शन देखा जाए तो उसको हम बिट मैनिपुलेशन बोल देते हैं। लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आपके पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपका 8 बिट का क्या है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे आपका जो वर्ड है वो आपका 8 बिट का है, ठीक है। यहाँ पे डाटा कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 1101101 ऐसे करके आपके पास डाटा है। अभी आपने क्या किया, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने बिट्स को मैनिपुलेट कर दिया। मैनिपुलेट इन द सेंस आपने क्या किया, जस्ट सपोज कर लेते हैं, आपने एक यूज़ किया लेफ्ट शिफ्ट का, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट का आपने यूज़ किया। अब लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, हर एक जो आपका बिट होता है वो वन साइड क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो ये वाला बिट है ये कहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा ना। नेक्स्ट लाइन पे मूव होने का मतलब है वो क्या होगा, एक एक तरफ क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ये शिफ्ट होगा तो इसके आगे तो चलो कुछ नहीं है, तो ये डाटा फिर से कहाँ पे इनपुट चला जाएगा, यहाँ पे इनपुट चला जाएगा। और वैसे वैसे क्या होगा, आगे वो डाटा क्या होता रहेगा, इनपुट होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाला वन हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ये ज़ीरो इसकी जगह पे आ जाएगा तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ये वन इसकी जगह आ जाएगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ये वन इसकी जगह पे आ जाएगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ये ज़ीरो इसकी जगह पे आ जाएगा तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ये वन इसकी जगह पे आ जाएगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा। और लास्ट में जो ये वाला स्टार्टिंग का वन था वो कहाँ पे चला जाएगा, लास्ट वाले पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बिट मैनिपुलेशन। इससे हमने क्या किया, जो हमारे पास जो बिट्स थी उनको हमने मैनिपुलेट कर दिया। तो यहाँ पे बात की है, या तो आप सिंगल एक बिट को मैनिपुलेट करते हो या फिर आप मल्टीपल बिट्स को मैनिपुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ, हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, या फिर एक तरीके से हमारे पास अलग अलग हमारे पास मैकेनिज्म्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बिट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सबसे कॉमन जो हम यूज़ कर लेते हैं उसको हम बिट वाइज ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं। लाइक जिस मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया, तो ये क्या हमारे पास एक लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। इससे क्या किया मैंने, बेसिकली जो हमारे पास डाटा था उसको मैंने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो एज़ पर क्वेश्चन आपका देखा जाएगा, राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अब देखो एग्जाम में ना एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इन्हीं का ही। लाइक मैं आपसे बात कर लेता हूँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर की। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। एक देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब आप कोई भी डाटा है, या फिर आप क्या करते हो, जब आप लेफ्ट शिफ्ट का यूज़ करते हो, सेकंड आप क्या करते हो, राइट शिफ्ट का आप यूज़ करते हो। दो टाइप के हमारे पास शिफ्ट होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेगा, राइट शिफ्ट आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेगा। होता है क्या है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जब आप किसी डाटा को लेफ़्ट शिफ्ट करते हो तो वो मैथमेटिकली कौन से फंक्शन की तरह काम करता है, और जब आप किसी डाटा को राइट शिफ्ट करते हो तो आप बेसिकली उस डाटा के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हो। तो इसको एज हम एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, मान लेते हैं 0010। कि ये क्या होता है, ये हमारे पास सर, ये हमारी बाइनरी वैल्यू है, ये हमारी क्या है, एक बाइनरी वैल्यू है। पर एक्चुअल में ये बाइनरी वैल्यू डेसिमल की कितनी होती है, तो डेसिमल की सर ये हमारे पास 2 हमें देखने को मिल जाती है। अब मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पे यूज़ किया। अब लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, हर एक बिट क्या होगा, हर एक बिट अपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला ज़ीरो है, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, इस पोजीशन पे चला जाएगा, तो इसको ये ज़ीरो यहाँ पे आ गया। ये वन इसकी जगह पे आ जाएगा तो ये वन यहाँ पे आ गया। ये ज़ीरो वन की जगह पे आ जाएगा तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। और ये लास्ट का ज़ीरो है वो फिर से कहाँ पे चला जाएगा, लास्ट वाली पोजीशन पे चला जाएगा। तो इससे अब आप देखो, जब आपने क्या किया, लेफ्ट शिफ्ट आपने यूज़ किया, तो आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया 0100। और 0100 आपका डेसिमल में कितना होता है, डेसिमल में आपका ये 4 आपको देखने को मिल जाता है। अब एग्जामिनर यहाँ से क्या क्वेश्चन पुट करता है, वो क्वेश्चन पुट करता है कि जब आप, या फिर ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जहाँ पे आप क्या करते हो, आप मल्टीप्लाइंग बाई 2 करते हो, या फिर किसी भी आप
नंबर को गुणा करने का काम करते हो। तो गुणा करने का काम आप कब करते हो? जब आप क्या करते हो, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हो। क्योंकि यार 2 का गुना कितना होता है? आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक बिट को ही आगे किया ना, आपने क्या किया, हर एक बिट को क्या किया, एक एक पोजीशन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। पर उससे हुआ क्या, रिजल्ट क्या मिला आपको? रिजल्ट मिला हमें कि हमें सर उसका दुगुना मिल गया, मतलब हमें क्या मिला, मल्टीप्लाइंग में आंसर मिल गया उसका। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट हम इसको बोल देते हैं। अच्छा सर, राइट शिफ्ट का एग्जांपल तो सेम वही ले लेते हैं, जैसे मैं लेते हैं, यहाँ मैं 4 का एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 0100, ये कितना होता है हमारे पास, डेसिमल में 4 होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने राइट शिफ्ट करना तैयार कर दिया, मतलब राइट शिफ्ट किया। तो राइट शिफ्ट में क्या होगा, ये डाटा यहाँ पे मूव होगा, है ना। राइट का मतलब ये है ना, राइट साइड पे डाटा जाएगा। तो देखो, ये वाला 0 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला 0 आपका, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे। और जो ये लास्ट वाला 0 है, ये लास्ट में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने, अब ये कितना होता है, ये आपका डेसिमल का 2 आपको देखने को मिल जाता है। इसका मतलब जब हम सर राइट शिफ्ट करते हैं तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऑटोमेटिकली जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमारा मल्टीप्लाइंग अप्लाई हो जाती है। और जब हम राइट शिफ्ट करते हैं किसी भी बिट को, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जब भी आप बिट मैनिपुलेशन करते हैं, और बिट मैनिपुलेशन का ही ये क्वेश्चन है कि जब आप बिट वाइज शिफ्ट करते हैं डाटा को, तो उससे किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो अगर लेफ़्ट की बात की जाएगी या फिर लेफ़्ट शिफ्ट की अगर बात की जाएगी, तो आप बोलेंगे कि सर हमारा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और अगर राइट शिफ्ट की बात आएगी तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे हम डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पता नहीं ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको आपने ज़रूर कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। हमेशा जो मैंने अभी आपको बताया ना, शिफ्टिंग द बाइनरी नंबर 1 पोजीशन टू द लेफ्ट, आप जब एक साइड लेफ्ट मूव करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, आप मल्टीप्लाइंग बाई 2 कर रहे हो। और जब आप राइट करते हो इसका मतलब है डिवाइड बाई क्या कर रहे हो, 2 आप ये काम कर रहे हो। तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको आपने ज़रूर कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ओके, बाकी इसके मिलते-जुलते हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए कर ही हुए हैं। फिर भी अगर कोई छोटा-मोटा कोई क्वेश्चन रहता होगा तो उसको हम आगे देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच कंप्यूटर हैज़ बीन डिज़ाइन टू बी कॉम्पैक्ट एज़ पॉसिबल। ऐसा कौन से सिस्टम होते हैं जो कॉम्पैक्ट हम डिज़ाइन करते हैं, जितना छोटा हो सके वो उतने छोटे हम उनको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो देखो, मिनी तो नहीं होगा, सुपर भी नहीं होगा, तो यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर होते कौन है, बेसिकली जितने भी आजकल आप देखते हो ना, आपका चाहे पर्सनल कंप्यूटर है, चाहे आपका लैपटॉप है ना, चाहे इसके अलावा आप मोबाइल की बात कर लेते हो या फिर स्मार्टफ़ोन जिसको आप बोल देते हो, ये सारे के सारे इनमें क्या लगा होता है, इनमें जो एक छोटी-सी आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है या फिर माइक्रो कंप्यूटर लगा होता है, ये क्या होती है, आपकी एक सिंगल चिप होती है। इनमें क्या होती है, इन सभी में क्या लगा होता है, आपके पास एक सिंगल चिप लगी होती है। और इसी सिंगल चिप की वजह से क्या होता है, मतलब हम इस चिप को क्या करते हैं, छोटा से छोटा डिज़ाइन करते हैं, ताकि जो ओवरऑल हमारा जो डिवाइस हमें मिले, वो क्या मिले हमें, वो एक तरीके से लाइट वेट हमें वो डिज़ाइन मिले और उसको हम ईज़िली कहीं पे भी कैरी कर पाएँ। तो ये क्या होता है, इसका राइट आंसर आपका माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। एग्ज़ाम में देखो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे जो आपके पास कौन से कंप्यूटर होते हैं जिनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तब भी माइक्रो कंप्यूटर वहाँ पे राइट आंसर होता है। या तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से कंप्यूटर होते हैं जो मतलब प्राइमरीली डिज़ाइन किए जाते हैं हर एक सिंगल यूज़र के लिए, ठीक है? सिंगल यूज़र को ध्यान रखते हुए सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं, तब भी माइक्रो कंप्यूटर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम बात कर लेते हैं ना पीडीए की, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? तो ये भी सर हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं, क्योंकि बोलते क्या है कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो बेसिकली सिंगल चिप बेस्ड सिस्टम होते हैं। तो हमारे पास जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं, ये भी इनके अंदर भी हमारा क्या डला होता है, इनके अंदर भी हमारा माइक्रो चिप हमारी डली होती है। तो हम इसको भी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर रख लेते हैं। ओके, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी अलग अलग टाइप के, जैसे यहाँ पे मिनी कंप्यूटर दे रखा है, तो मिनी कंप्यूटर मैंने बताया था कि मिनी कंप्यूटर हमेशा माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल होता है ना। और इसमें हम कितने स्टेशंस की बात कर लेते हैं कि ये हमारा ऐसा कंप्यूटर होता है जो 32 स्टेशंस को हैंडल कर सकता है। वहीं हमारे जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, ये तो सबसे पावरफुल हमारे पास सिस्टम बन जाते हैं। इसके अलावा जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो मेन फ्रेम मैंने आपको बताया था जहाँ पे बल्क में कोई भी डाटा है अगर उसके साथ डील करना होता है,
है ना, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं बल्क यूज़र के साथ डील करना होता है, तो वहाँ पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जो हमारे बैंकिंग के सर्वर्स होते हैं, तो बेस्ट एग्जांपल है बैंकिंग के सर्वर हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है ना, और काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मेथड इज यूज टू कनेक्ट अ रिमोट कंप्यूटर। आपको क्या करना है, रिमोट कंप्यूटर कनेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको मतलब कौन सा मेथड है जो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और नेटवर्किंग यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सिर्फ हमारा डायल अप इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क। क्योंकि रिमोट कंप्यूटिंग या फिर रिमोट कंप्यूटर अगर आपको कनेक्ट करना है, मतलब बात कर रहे हैं आपका ये कंप्यूटर आ गया और आपको क्या करना है, आपको विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट क्या करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर या फिर रिसीव करनी है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, रिमोटली कनेक्ट हो रहे हैं दूसरे सिस्टम के साथ। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए। तो इंटरनेट आपको कौन देता है, इंटरनेट आपको आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको देने का काम करता है। और अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, लाइक डायलअप क्या था, डायलअप हमारे पास एक एनालॉग बेस्ड कम्युनिकेशन थी, है ना। होता क्या था, आपको जो कोई भी आईएसपी है, चाहे हमारे लेते हैं बीएसएनएल है, चाहे एयरटेल है, तो मान लेते हैं पहले के टाइम पे बीएसएनएल था। बीएसएनएल ने क्या किया, आपने बीएसएनएल का अपनी बीएसएनएल आपको एक टेलीफोन लाइन बना दी, ये आ गया मान लेते हैं बीएसएनएल का एक्सचेंज, ठीक है। बीएसएनएल जो एक्सचेंज ऑफ मतलब ऑफिस होते हैं ना, वो आ गया मान लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से लेके आपके एक्सचेंज तक क्या, एक तार डली होती है, एक टेलीफोन लाइन डली होती है। अब इस टेलीफोन लाइन के ऊपर आपने क्या बोला है, आपने बीएसएनएल वाला को बोला कि आपको इंटरनेट भी यूज़ करना है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला आप अपने कंप्यूटर में जाओ और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कौन सा, डायलअप। आप डायलअप वाले पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको पूछा जाएगा कि एंटर योर रजिस्टर्ड जो यूज़र आईडी एंड रजिस्टर्ड पासवर्ड, है ना। रजिस्टर्ड यूज़र आईडी और पासवर्ड कौन देगा आपको, वो बीएसएनएल प्रोवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे वो डाल देंगे, यहाँ पे यूज़र आईडी, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेजेंगे। जैसे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो वहाँ पे जो आपका बीएसएनएल एक्सचेंज है वो उसको एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्ट होने के बाद आपका जो ये टेलीफोन लाइन है, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपकी एक इंटरनेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ पूछी थी कि जब आप को कनेक्ट होना होता है रिमोटली किसी दूसरे सिस्टम के साथ, तो उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसके लिए सर हमें किसी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे डायलअप एक हमारे पास यहाँ पे एक नेटवर्क बन जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको भी आपने नोट करके लिख लेना। हमेशा रखना है कि डायलअप हमारा पुराना है, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर इट इज़ अ ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन। डायलअप के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था, डायलअप के बाद हमारे पास कौन आया था, हमने पढ़ा था डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में क्या होता था, हम जो डाटा है अब वहाँ पे डिजिटल डाटा कम्युनिकेट करते हैं। जैसे डायलअप में हम एनालॉग डाटा कम्युनिकेट करते थे, वहीं हम जो हमारे पास डीएसएल है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे हम डिजिटल वे में डाटा को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बार बार ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन बिटवीन हम कोई भी हमारे पास अगर मैकेनिज्म है, उसके बीच में हमें एक डिवाइस लगाना पड़ता है। वो कौन सा डिवाइस आता है आपका नेटवर्किंग के अंदर, मॉडेम। और मॉडेम का यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो ट्रांसलेट करता है, ठीक है, ट्रांसलेट करता है किस चीज़ को, आपका जो डिजिटल डाटा होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, ऑडियो सिग्नल्स में बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। ऑडियो सिग्नल्स का मतलब क्या है, ऑडियो सिग्नल्स का मतलब है कि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप मतलब एक तरीके से डायल अप कनेक्शन आप बनाने का मतलब सेटअप कर रहे हो, ठीक है। ऑडियो सिग्नल हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑडियो सिग्नल फॉर किसके लिए, डायल अप। ओके, डायल अप कनेक्शन बनाने के लिए हमें कौन सा डिवाइस चाहिए होता है, उसके लिए हमें मॉडेम डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन मॉडेम का पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। तो ये भी हमारा कौन बन जाता है, ये भी हमारा मॉडेम हमें देखने को मिल जाता है। ओके, बाकी हमेशा अपने याद रखना है कि जब भी हम बात कर लेते हैं डायलअप की ना, तो डायलअप में हम किस टाइप का प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो डायलअप में हम हमेशा यूज़ करते हैं पीपीपी प्रोटोकॉल, है ना। पीपी की एक बार फुल फॉर्म पूछी गई थी, इसको बोलते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो एक क्वेश्चन के साथ जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं उनको आपने काइंडली नोट कर लेना है। कई चीज़ें होती हैं जो हमने डिस्कस पहले भी की होती हैं, कई चीज़ें होती हैं जो हमने डिस्कस नहीं की होती हैं, तो मैं आपको बार बार चीज़ें रिवाइज करवाते रहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कुछ पॉइंट रह जाते हैं माइंड में, और
कई बार कन्वे नहीं हो पाते हैं, तभी मैं आपको बार बार बताता हूँ ताकि आपकी चीज़ में दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएँ। बाकी मैंने आपको डायल अप की जो स्पीड बताई थी वो कितनी थी, 56 किलोबिट्स पर सेकंड, ये में भी मैंने आपको बताई थी। तो इनको क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना। बाकी इसके अलावा ये और काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे हम डायल अप नेटवर्किंग में एक टर्म पढ़ते हैं PSTN, इसकी फुल फॉर्म पता नहीं कितनी बार पूछी जाती है ना? पूछा जाता है कि जब आप डायल अप नेटवर्किंग यूज़ करते हैं तो उसमें एक टर्म आती है, उस टर्म का नाम आता है PSTN। तो PSTN की फुल फॉर्म क्या आती है? इसको बोला जाता है, P से आता है आपके पास पब्लिक, S से आपका बन जाता है स्विच्ड, T से आपका बन जाता है टेलीफ़ोन और वहीं N से आपका क्या बन जाता है, नेटवर्क आपको देखने को मिल जाता है। तो ये फुल फॉर्म भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो छोटे-मोटे पॉइंट हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना। बाकी इसके अलावा कुछ और चीज़ें रहती हैं या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं जो हमने डिस्कस नहीं की है, तो धीरे-धीरे करके हम उनको भी क्या कर लेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हाउ मैनी बिट कोड इज़ यूज्ड बाय मूरे कोड टू टेली प्रिंटर मशीन। तो टेली प्रिंटर मशीन जो मूरे कोड के द्वारा दिया गया था, तो उसमें हम कितने बिट का कोड का यूज़ करते थे। तो ये हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 5 बिट का कोड हम क्या करते थे, या फिर 5 बिट बाइनरी कैरेक्टर कोड का हम यूज़ करते थे। ओके, तो ये बेसिकली जो हमारे पास पुराने टाइम पे जो हम वो प्रिंटर यूज़ करते थे ना, टेलीफोनिक जो प्रिंटर होते थे, टेली प्रिंटर हम इसको बोलते हैं, फिर जिसको सम टाइम आप टेलेक्स मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पे हम कितने कैरेक्टर कोड का यूज़ करते थे, 5 कैरेक्टर कोड का हम यूज़ करते थे। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने क्या कर लेना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है, क्योंकि ये तो चलो मैंने मूरे कोड आपको बता दिया। इसके अलावा जैसे आपने अस्काई कोड पढ़ा होगा, स्काई कोड कितने बिट का होता था, ये हमारे पास 7 बिट का कोड होता था। ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि स्काई कोड कितने बिट का होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये पूछी जाती है। इसके अलावा पूछा जाता है कि जैसे हम बात कर लेते हैं अस्काई का लेटेस्ट वर्जन कौन है, या फिर अस्काई पूछा जाता है अस्काई 8 क्या है। तो अस्काई 8 का मतलब है कि यहाँ पे हम सर क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम जो भी डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे पहले जैसे अस्काई में नॉर्मली हम 7 बिट का यूज़ करते थे, अस्काई 8 में हम कितना बिट का यूज़ करते हैं, 8 बिट का यूज़ करते हैं। और स्काई 7 से हम या फिर स्काई से हम कितने करैक्टर दिखा सकते हैं यूनिक, तो टोटल सर हम यहाँ पे 128 करैक्टर ही दिखा सकते हैं, जबकि स्काई 8 में हम टोटल 256 कैरेक्टर्स को यहाँ पे दिखा सकते हैं, कि ये बोलने का मतलब होता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है, इसके अलावा रेंज पूछ ली जाती है। तो रेंज कितनी होती है, रेंज होती है 0 से लेके 127। ठीक है, 0 से अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 127 तो तक, तब टोटल आपके पास कितने करेक्टर आएंगे, तब आपके पास 128 करेक्टर आएंगे। और कई बार स्काई 8 की रेंज पूछ ली जाती है, तो वो कितनी आ जाएगी, 0 से लेके 255। ठीक है, अगर आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 255 तक, तो टोटल आपके पास कितने करेक्टर आएंगे, 256 करेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, स्काई 8 के अंदर। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी इसके अलावा एक और पूछा जाता है, एक हमारे पास आता है यूनिकोड, उसके बारे में पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है। और जो मैंने आपको यहाँ पे मुरे कोड बताया, मुरे कोड को भी सम टाइम ना हम बोर्ड कोड भी बोल देते हैं। तो अगर ये एग्जाम में नहीं दिया होगा तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट द बोर्ड कोड, है ना, उसको मैं अगर आपको वैसे बता दूं कि हमारे पास होता क्या है, बोर्डेड कोड होता था जो हम टेलीटाइप प्रिंटर में यूज़ करते थे, तो उसमें पूछा जाता है कि बोर्ड कोड या फिर मुरे कोड, है ना, दोनों यही मतलब होता है, और हमारा मुरे कोड। तो ये कितने बिट में हम रिप्रेजेंट करते थे, तो ये हम सर 5 बिट में रिप्रेजेंट करते थे। तो स्काई हम 7 बिट में, स्काई 8 बिट में, बोर्ड डॉट या फिर हमारा मुरे कोड है वो भी हम 5 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक आता है हमारे पास यूनिकोड, है ना, यूनिकोड का भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो यूनिकोड पे डिपेंड करता है कि आप कितने यूज़ कर रहे हो। ओके, इसके अलावा हमारे पास जैसे EBCDIC कोड होता है, ये भी हमारे पास 8 बिट का होता है, और ये हम IBM जो सिस्टम होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट आते हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है लिखने के लिए। एक जैसे हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास क्या आता है ना, EBCDIC कोड, है ना, ये भी कितने बिट का कोड आता है, ये भी हमारा 8 बिट का कोड होता है ना। और ये बेसिकली मतलब किन कंप्यूटर के लिए या फिर किन सिस्टम के लिए बनाया गया था, ये हमारा IBM कंप्यूटर था, उनके लिए इनको हम बनाया था। तो ये भी एक बार एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इनको भी आप लिख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे जैसे हमने अलग अलग चीज़ें और देखी, तो अगर वही चीज़ अगर बात कर लेते हैं कि जब जो आपका
बॉड कोड है या फिर मोरे कोड है, उसमें कितने करेक्टर्स आएंगे, तो वैसे आप कर लो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 आपके 32। तो यहाँ पे टोटल कितने करेक्टर हो जाएंगे, 32 करेक्टर हो जाएंगे। और रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेके 31। अगर रेंज पूछी जाएगी कि व्हाट इज़ द रेंज फॉर बॉर्डेड कोड या फिर मोरे कोड, तो आप बोलेंगे 0 से लेके 31। और अगर टोटल कैरेक्टर पूछे जाएंगे कितने कैरेक्टर आप रिप्रेजेंट कर सकते थे इस कोड सिस्टम के थ्रू, तो आप बोलेंगे सिर्फ सम 32 कैरेक्टर को सर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी EBCDIC की फुल फॉर्म भी पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। इसको हम बोल देते हैं एक्सटेंडेड। बी से आपका बन जाता है बाइनरी, सी से आपका बन जाता है कोडेड, डी से आपका बन जाता है डेसिमल, और आई से आपका बन जाता है इंटरचेंज, और सी से आपका बन जाता है गॉड। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने भी आपको बताया, एक हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ स्टैंडर्ड करेक्टर्स यूनिकोड होता है, UTF-8 आता है ना, UTF-8 करके आता है। इसका पूछा जाता है कि UTF-8 में हम कितने करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा है, तो यहाँ पे हमारा ये 8 बिट का एक तरीके से कोई भी करेक्टर को हमें, या फिर कोई करेक्टर सेट है उसको दिखाने के लिए हमें कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यहाँ पे 8 बिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये हमारे पास ना अलग अलग क्या है, एक तरीके से करेक्टर सेट्स हैं। चाहे आप बोर्ड की बात कर लो, चाहे आप स्काई की बात कर लो, चाहे आप EBDCID की बात कर लो, चाहे आप UTF-8 की बात कर लो, तो ये हमारे पास अलग अलग बन जाते हैं। इसके अलावा UTF-16 आता है, तो UTF-16 में कितने बिट्स का हम यूज़ करेंगे, तो उसमें हम 16 बिट्स का यूज़ करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसी वे में क्या करना होता है, आपने ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको काइंडली अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द सिंबल्स यूज्ड इन द असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज हम किन का यूज़ करते हैं, निमोनिक्स का यूज़ करते हैं, काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया वो, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलो आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क मैं देता हूँ कि जब हम निमोनिक्स की बात कर लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम असेंबली लैंग्वेज से बात कर रहे हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ असेंबलर। ये आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क रहेगा, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। तो देखो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी बाइनरी नंबर होता है उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वहाँ पे आपको एक ऐड करना होता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक बाइनरी नंबर है 11010, है ना। अब आपने क्या किया, अब आपको क्या करना है, ये आपका बाइनरी नंबर है, आपने क्या किया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या होता है, हर एक जो बिट होती है इसको आपको क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। मतलब 0 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 और 1 का 0। अब जब हम बात कर लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट की, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, LSB कौन सी होती है, ये वाली जो लास्ट में आपको दिखती है ना, ये वाली, इसको हम LSB बोल देते हैं। तो LSB में हमें हमें क्या करना पड़ता है, एक बिट को प्लस करना पड़ता है। और 1+1 यहाँ पे कितना हो जाता है, देखो जैसे आप मैथ में करते हो ना, मैथ में कैसे करते हो आप, 1+1 2, पर 2 का बाइनरी नंबर कितना होता है, 2 का बाइनरी नंबर होता है 10। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आप 1+1 करेंगे तो यहाँ पे जो सम आएगा वो 0 आएगा, और जो कैरी आएगी वो कितना आएगी, आपकी 1 आएगी। तो यहाँ पे 1 1 और 0 0। तो इसका मतलब है कि जब भी हम टूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसकी LSB में क्या करना पड़ता है, या फिर जो वंस कॉम्प्लीमेंट है उसमें क्या करना पड़ता है, एक को प्लस करना पड़ता है। तो ऐसे करके आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, तो उनको भी क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। चलो इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा एक होमवर्क देता हूँ। सिंपल सा इसी का मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि टूज कॉम्प्लीमेंट, मुझे बताएंगे टूज कॉम्प्लीमेंट किसका, 0000। ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है, इसका आप मुझे बताएंगे कि इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। ठीक है, ये आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, बस आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। बाकी इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो भी हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माइक्रो कंप्यूटर इन द इंटेल फैमिली इज। तो इंटेल फैमिली में हम किसका यूज़ कर लेते हैं, हम
PLM, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स, इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये हमने शायद लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जब ये हमने क्वेश्चन कर रहे थे हम स्टार्टिंग में, जब ये वाली हमारे पास PDF थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है कि कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो IBM या फिर इंटेल फैमिली के जो सिस्टम्स थे उनके लिए बनाई गई थी, तो वो हमारे पास PLM हमारे पास राइटिंग हमारे पास बन जाती है। इसकी फुल फॉर्म लिखनी हुई तो लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर, किसके लिए, हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। हमेशा आपने याद रखना है कि जो ये वाली लैंग्वेज थी, ये बनाई किसने थी, तो ये हमारे पास गैरी नाम के पर्सन थे, गैरी किल्डन, इनके द्वारा इसको बनाया गया था। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। और बात कर लेते हैं PLM जो लैंग्वेज थी, ये कब बनाई गई थी, तो 1973 में ये बनाई गई थी। और हमेशा अपने याद रखना है कि ये स्पेशली डिज़ाइन ही किसके लिए गई थी, जो हमारे पास इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर आते हैं ना, उनके लिए इस लैंग्वेज को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो, इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो मतलब क्या हुआ था, जिसको मतलब गैरी के द्वारा बनाया गया था। जैसे ये तो चलो यहाँ पे बात आ गई कि इन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, पर मैंने हिस्ट्री में आपको एक क्वेश्चन बताया था कि गैरी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट एक पर्सन बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास स्टार्टिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम थे, अर्लियर जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वहाँ पे इन्होंने एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। उस OS मतलब बहुत पॉपुलर हुआ था वो OS, उसका नाम क्या था, उसका नाम था CPM। ठीक है, तो CPM किसने बनाया था, वो भी इनके द्वारा बनाया गया था। और CPM की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, इन्होंने बेसिकली अपना सारा काम है जो माइक्रो कंप्यूटर के थ्रू ही किया है। तो कल को अगर आपको कोई भी माइक्रो कंप्यूटर का क्वेश्चन आ जाए और आपको नहीं पता लगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और अगर वहाँ पे गैरी राइट ऑप्शन दे रखा होगा, तो आप वहाँ पे उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं के पूछे जाते हैं। ये काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनके काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, इनको भी अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डेटम दैट इंडिकेट सम इम्पोर्टेंट स्टेट इन द कंटेंट ऑफ इनपुट और आउटपुट इज। तो देखो, जो डेटम होता है, डेटम को हम क्या बोल देते हैं, डेटम को हम बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डाटा वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डाटा प्रोवाइड करने का मतलब होता है कि एक हमारे पास, जब हम डेटम की बात कर लेते हैं, तो डेटम एक, अगर आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट आता है, वो अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे एक टर्म आती है डेटम। तो डेटम क्या होता है, डेटम बेसिकली एक हमारे पास एक सेनेंटियल वैल्यू होती है, फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक हमारे पास फ्लैग होता है। ठीक है, एक हमारे पास फ्लैग होता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारा जो इनपुट होता है उसके लास्ट में या फिर आउटपुट के लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, बताने के लिए कि जो हमारा इनपुट वैल्यू है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो ये फ्लैग क्या होता है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, डेटम इज़ अ फ्लैग यूज्ड एट द एंड ऑफ एनी इनपुट और आउटपुट डाटा। अब इसका एग्जांपल क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं ये आ गया आपका कीबोर्ड, यहाँ से आपने डाटा भेजा आपके CPU के पास। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने ए प्रेस किया, ए प्रेस किया, ए प्रेस करने के बाद आपने ए का डाटा यहाँ पे चला गया, मान लेते हैं ये ए का डाटा आ गया। अब होता क्या है, जब ये डाटा जाता है तो इसके लास्ट में एक फ्लैग जाता है। ठीक है, इसके लास्ट में मान लेते हैं यहाँ पे एक वैल्यू चलेगी 1। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे 1 जाती है। अब जो ये लास्ट में ये इनपुट है, चाहे आपका आउटपुट है, मान लेते हैं यही, अगर आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जा रही है यही चीज़, तो ये ऐसे ही सेम टू सेम जाएगी कि CPU इसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस होने के बाद आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ए दिखाएगा। पर जब ए दिखाएगा तो मतलब ये डाटा भेजेगा भी तो सही ना, तो डाटा कैसे भेजेगा, वैसे ही भेजेगा 1 0 1 0 1 0 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जो यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हो, कौन सी चीज़ सर, ये हमने लास्ट में एक 1 यूज़ किया यहाँ पे, एक अलग से हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 1 को यूज़ किया हुआ है। तो जो ये अलग से हमने 1 यूज़ किया हुआ है, इसको हम बोल देते हैं डाटा। मतलब एक हमने एक्स्ट्रा एक वैल्यू या फिर एक एक्स्ट्रा डाटा यूज़ किया हुआ है, जो किसकी तरह काम करता है, एक फ्लैग की तरह काम करता है। फ्लैग की तरह काम करेगा मतलब है ये एक टर्मिनेटर की तरह काम करता है। अगर फ्लैग समझ नहीं आता तो आप इसको टर्मिनेटर भी लिख सकते हो।
अब टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है कि ये हमें बताता है कि जो आपने डाटा इनपुट मुझे आया, वो डाटा इनपुट कहाँ से लेके कहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक था, उसके बाद ये डाटा ख़त्म हो गया। ठीक है? क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो लगातार बिट्स के ऊपर ऑपरेट करता है, तो कहीं न कहीं तो हमें बताना पड़ेगा ना कि पहली इनपुट ये है, दूसरी इनपुट इसके बाद से स्टार्ट होगी। ठीक है? जैसे मान लेते हैं आपने कीबोर्ड के ऊपर टाइप कर दिया ABC, तो आपका कंप्यूटर तो इस सभी को लेके जाएगा। मान लेते हैं वो ए का डाटा भी लेके जाएगा। ठीक है? ए का बाइनरी ये आ गया, बी का बाइनरी मान लेते हैं ये आ गया, सी का बाइनरी मान लेते हैं ये आ गया। अब कंप्यूटर को कैसे लगेगा पता इनमें से कि आपने ये डाटा ए का है, ये डाटा बी का है और ये डाटा सी का है। तो इसके लिए क्या लगाया जाता है लास्ट में एक, मतलब ऐसे समझ लो एक मार्क मार्क लगाया जाता है। उस मार्क को टेक्निकल टर्म में फ्लैग हम बोल देते हैं, या फिर फ्लैग नहीं याद रहे तो आप टर्मिनेटर भी समझ सकते हैं। तो ये टर्मिनेटर क्या करता है, ये बताता है कि आपका जो पहला इनपुट था वो यहाँ तक ख़त्म हो गया, सेकंड इनपुट यहाँ से स्टार्ट हुआ इसके आगे से और यहाँ पे ख़त्म हो गया, थर्ड इनपुट यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके लास्ट में भी एक डेटम लगा होगा तो यहाँ पे वो ख़त्म हो गया। वही चीज़ पूछी है कि उसको क्या बोला जाता है, उसको हम सेनेटियल के नाम से जानते हैं। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछ लिया गया है इनपुट आउटपुट का, पर आपको पता होना चाहिए, है ना? बोलने का मतलब है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में छोटा-मोटा आइडिया रहना ही चाहिए। चलो ये तो हम बात कर लेते हैं जब हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना? कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। पर जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जैसे मैंने सी लैंग्वेज में आपको बताया था, तो सी लैंग्वेज में भी हम किसका यूज़ करते हैं? नल कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। नल कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। नल कैरेक्टर क्या होता है आपका ऐसे करके होता है ना, बैकस्लैश ज़ीरो करके हम इसको बोल देते हैं। लाइक क्या होता है, आप कोई भी डाटा यहाँ पे लिखते हो मेमोरी के अंदर, जैसे मान लेते हैं आपने डाटा लिखा यहाँ पे 10 लिखा, या फिर यहाँ पे मान लेते हैं आपने किसी का नाम लिख दिया। ठीक है? मान लेते हैं आपने लिख दिया AMAN। ठीक है? और इसके आगे अगला जो आपका जो डाटा आएगा उसके बीच में, या फिर अगर आपको बताना है कि आपका जो इनपुट है वो इतना ही है, अमन तक ही है, इसके आगे कोई इनपुट नहीं है, तो इसके लिए आपको लास्ट में क्या लगाना पड़ता है, या फिर जो आपका कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर देता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नल कैरेक्टर। और नल कैरेक्टर क्या बताते हैं आपको कि जो आपने यहाँ पे अपना डाटा लिखा है, जो भी आपका स्ट्रिंग है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है? नल कैरेक्टर तभी हम यूज़ करते हैं, ये हमें बताता है कि ये क्या है हमारे पास, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एंड ऑफ द स्ट्रिंग मतलब अमन है तो अमन यहाँ तक ही है, इसके बाद कोई भी डाटा नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि कल को कोई गार्बेज डाटा ही आ जाए, अमन के आगे कुछ भी ऐड ऑन हो जाए, तो हम वैसा नहीं चाहते। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, बैकस्लैश ज़ीरो का हमें, मतलब बैकस्लैश ज़ीरो या फिर ओ हम बोल देते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। तो ये हम बात करें जब हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। तो अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, तो धीरे-धीरे करके हम सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड वर्ज़न ऑफ अ कंप्यूटिंग लैंग्वेज। तो इनमें से कौन-सा एक नॉन स्टैंडर्ड वर्ज़न हमारा कंप्यूटिंग लैंग्वेज का बन जाता है? तो देखो, प्रलोग हमारे पास यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड वर्ज़न नहीं होता है, APL नहीं होता है, आर्मी आर्मी यहाँ पे कोई हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना? देखो जैसे प्रोलॉग आ गया, APL आ गया, PL1 आ गया, ये हमारे पास अगर हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो हिस्ट्री में ये हमारे पास अलग-अलग लैंग्वेजेज़ हमारे पास होती हैं। ओके, बाकी जैसे मैंने ये बताया था, प्रोलॉग सबसे पहले हम किस मतलब कहाँ पे पढ़ते हैं, जब हम AI वगैरह की बात करते हैं, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि ऐसी कौन-सी लैंग्वेज है जो AI वगैरह के लिए हमने यूज़ की थी इस हिस्ट्री में, तो वो हमारी प्रोलॉग बन जाती है। बाकी PL1 और APL, इसमें यही पूछा जाता है कि दीज़ आर द टाइप ऑफ, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज बन जाती हैं। इसके अलावा प्रलोग का यही पूछा जाता है कि प्रलोग की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैंने बताया था इसको बोला जाता है प्रोग्रामिंग लॉजिक। इसको आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है? प्रोग्रामिंग मतलब इन लॉजिक के नाम से जान देते हैं हम प्रलोग को। इसके अलावा हमारे पास APL आता है, तो APL की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो APL की फुल फॉर्म होती है ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है? ए और पी और एल, तो APL ये इसका राइट आंसर हो जाता है। बाकी इसके अलावा जैसे PL आता है, तो PL मैंने आपको बताया ही था, PL कहाँ पे यूज़ की जाती है, जो हमारे पास IBM के हिस्ट्री में कंप्यूटर थे वहाँ भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था, PL लैंग्वेज 1 का। बाकी इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताई थी, लाइक जैसे हम बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री में जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछी जा सकती हैं। लाइक जैसे APL 1 का मैंने आपको बताया था, अ,
चलो हम प्रोलॉग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रोलॉग का मैंने आपको ये बताया था कि एआई में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम जो प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक हम इसको बोल देते हैं। तो आपको मैं एक सिंपल सा होमवर्क यहीं से देता हूँ, हमने डिस्कस किया हुआ इसको। हम फादर ऑफ एआई किसको बोलते हैं? फादर ऑफ एआई हम किसको बोलते हैं? कि एआई की बात करें तो आपके लिए सिंपल सा होमवर्क रहेगा, फादर ऑफ एआई कौन है। बाकी एपीआई लैंग्वेज जो ही हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये बेसिकली किसने बनाई थी? तो ये केनेथ ने बनाई थी। ये मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था कि जब हम केनेथ, ठीक है, आइवर्सन की बात कर लेते हैं, उनके द्वारा एक लैंग्वेज बनाई गई थी, उसको एपीआई लैंग्वेज बोल देते हैं। बाकी ये हमारे पास एक ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेज थी या फिर एक एरे ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। ऐसे बोल सकते हैं कि ये स्पेशली ना हमारे एक एरे के ऊपर काम करती थी, तो इसको हम एरे ओरिएंटेड लैंग्वेज भी हम बोल देते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको हम एरे ओरिएंटेड लैंग्वेज बोल देते हैं, तो वो हमारे पास एपीएल लैंग्वेज बन जाती है। इंपॉर्टेंट है। बाकी PL1 जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 के नाम से जानते हैं, इसको बेसिकली IBM के द्वारा क्रिएट किया गया था, है ना। इसमें क्या किया किया था, जो हमारे पास PL1 लैंग्वेज थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारी कॉम्बिनेशन है दो लैंग्वेज की। जब हम ना फोर्ट्रन प्लस कोबोल को अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास कौन सी लैंग्वेज बन के निकल के आती है? PL1 हमारी बन के आती है। और ये किसने किया था? ये काम IBM ने ये किया था। तो इम्पोर्टेंट है, इनको क्या करना है, आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टिल यूजफुल फॉर एडिंग नंबर। तो नंबर को जब भी आपको ऐड करना होता है तो आप किसका यूज़ करते हो इनमें से? तो हम बोल सकते हैं कि सर जब भी हम नंबर ऐड की बात कर लेते हैं तो आजकल भी वो यूज़ किया जाता है। तो कौन सा हम यूज़ करते हैं? अबैकस का हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली अगर आपने देखा होगा ना, जो स्कूल्स में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं बच्चों को, आपको क्या करना होता है, घर से अबैकस बना के लेकर आना होता है। तो वही है कि आजकल भी हम उसको यूज़ करते हैं एडिंग नंबर्स को दिखाने के लिए, तो हम अबैकस का यूज़ करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनको भी क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है ना। बाकी वही चीज़ है, हम बस बात कर लेते हैं कि अबैकस कहाँ से आया था, कहाँ पे बना था। तो कई जो बुक्स हैं वहाँ पे लिखा है मेसोपोटामिया में अलग बना था, चाइना में ये अलग बना था। तो जैसे हमारा जो पेपर सेट करते हैं वो मैक्सिमम किसको कंसीडर करते हैं? वो चाइना को ही कंसीडर करते हैं। तो ये वहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं इसको। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एवरेज टाइम नेसेसरी फॉर द करेक्ट सेक्टर ऑफ अ डिस्क टू अराइव द रीड एंड राइट हेड। ओके, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम रोटेशनल डिले हम बोल देते हैं। एक्चुअल में होता है क्या है, जैसे आपका ये हार्ड डिस्क आती है, ये आपकी हार्ड डिस्क आती है, मान लेते हैं हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा क्या बन जाता है? ट्रैक बन जाता है। ठीक है, और अब जब आप इसी ट्रैक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो तो जो एक सिंगल टुकड़ा बनता है, इस टुकड़े को बोला जाता है सेक्टर। तो होता है क्या है कि हर एक जो सेक्टर होता है, डाटा कहाँ पे होता है? डाटा हमेशा आपको आपके सेक्टर के अंदर देखने को मिलता है, और हर एक जो सेक्टर होता है वो 512 बाइट्स का डाटा स्टोर कर सकता है। ये मैंने आपको काफ़ी चीज़ें पहले भी समझाई हैं, बस आपके रिवीजन के लिए, कि जो ये वाला हमारे पास एक सेक्टर होता है हार्ड डिस्क के अंदर, उसके अंदर हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? 512 बाइट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब होता है क्या है, ये आपका आता है ऊपर से रीड राइट हेड। इसको मैं रेड से बना देता हूँ। ये आपका क्या आता है? रीड राइट हेड। ठीक है, मतलब एक ऐसे करके एक आपके पास यहाँ पे एक हेड होता है, जो क्या करता है, जो आपकी ये डिस्क है, ये डिस्क आपकी घूमती रहती है। ठीक है, ये रोटेशन करती रहती है, घूमती रहती है। तो जब ये डिस्क घूमती है तो कहीं ना कहीं तो मान लेते हैं डाटा लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि ये डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ डाटा यहाँ पे है, कुछ डाटा यहाँ पे है। तो होता क्या है कि जब आप डाटा रीड करते हो या फिर जब सिस्टम डाटा रीड करता है, तो मान लेते हैं जब ये डिस्क घूमी, ये डिस्क घूमती 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 यहाँ पे आ गई। ठीक है, जो ये वाला आपके पास रेड वाला डाटा है ना, ये वाला, ये डाटा अब यहाँ पे आ गया। तो इसने क्या किया, जो ये आपके पास रीड राइट हेड है, इसने इस डाटा को रीड किया, इस डाटा को रीड करके कहाँ भेज दिया? इसको CPU के पास भेज दिया। फिर क्या होता है, जो अगला डाटा आना था, अगले डाटा को इसके लिए फिर से रुकना पड़ा, इसको घूम के आना पड़ा फिर से। जैसे ये घूम के आया, फिर ये डाटा यहाँ पे आया इसके पास। जैसे यहाँ पे आया सेकंड टाइम, और ये सेकंड नंबर वाला डाटा बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाला तो उसने भेज दिया। जब सेकंड वाला डाटा लेना था तो इसके लिए इसको फिर से घूमना पड़ा इसको। तो घूम के आया, फिर से जब वो घूम के आया तब इसने वो डाटा यहाँ पे भेजा। तो ये हमारे पास जो एक टाइम की वेस्टेज हो जाती है। क्या वेस्टेज हुई हमारी? कि सर हमें जो सेकंड नंबर का डाटा था उसको लेने के लिए फिर से हमें एक बार
चक्कर लगाना पड़ा। इस चक्कर को क्या बोला जाता है? इसको बोला है रोटेशनल डिले। रोटेशन मतलब आपने क्या किया, एक बार चक्कर लगाया, रोटेट हुए, रोटेट होने की वजह से हमें क्या हुआ, थोड़ी देरी होगी, तो अभी हम इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल डिले हम इसको बोल देते हैं। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड डिस्क से पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी इसके अलावा वही चीज़ है, सीक टाइम पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे सीक टाइम दे रखा है, तो सीक टाइम का यही पूछा जाता है कि जैसे मैं बहुत बात कर लेता हूँ कि जो आपके पास रीड राइट हेड होता है, उसको अगर एक पर्टिकुलर ट्रैक पे जाने के लिए, अभी जैसे मान लेते हैं ये आपका आ गया हार्ड डिस्क, इसमें ये ट्रैक नंबर 1 है, ये ट्रैक नंबर 2 है, ठीक है। अब मान लेते हैं जो आपके पास ये था रीड राइट हेड है, अभी वो कहाँ पे है, अभी वो सर हमारे ट्रैक नंबर 1 पे है, पर डाटा बाकी कहाँ पे है, डाटा बाकी ट्रैक नंबर 2 पे है। तो इसको ट्रैक नंबर 1 से ट्रैक नंबर 2 में जाने का जो समय लगता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको सीक टाइम हम बोल देते हैं। तो ये भी आपने समझना है कि सीक टाइम क्या होता है। सीक टाइम ये होता है कि जब हमारा जो रीड राइट हेड होता है, वो करेक्ट ट्रैक पे जानने का जो समय लेता है, उसको हम सीक टाइम बोलते हैं। देखो छोटे छोटे डिफरेंस हैं, पर यही डिफरेंस क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। ओके, जैसे हमने रोटेशन का समझ लिया ना, रोटेशन का मतलब है आपका जो डाटा है उसको लेने के लिए जो समय लगा, उसको रोटेशनल डिले बोल दिया जाता है। सीक टाइम क्या होता है, जब आप एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के ऊपर जाता है आपका जो रीड राइट हेड है, तो वो कितना समय लेता है, उस समय को बोला जाता है सीक टाइम। और वैसे ही हमारे पास जैसे डाउन टाइम आता है, तो डाउन टाइम क्या आता है, डाउन टाइम मतलब कि कितने समय तक जो हमारा सिस्टम था वो पर्टिकुलर डाटा को एक तरीके से मतलब वेट ही करता रहा उसका, तो वो क्या बन जाता है उसके लिए, वो डाउन टाइम उसका बन जाता है। हमेशा हमने याद रखना है कि जब भी हम हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं, इसकी जो स्पीड होती है, या फिर जो उसकी, ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी स्पिनिंग स्पीड होती है, उसको हम मेजर करते हैं। स्पिनिंग या फिर जो घूमती है ना, ये जो डिस्क आपकी घूमती है, इसको हम बोल देते हैं आरपीएम। ठीक है, आरपीएम हमेशा रखना है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जब भी हम आपकी हार्ड डिस्क क्या करती है, रोटेट होती है, तो जो रोटेशन लेती है 1 मिनट के अंदर, वो क्या बन जाती है, उसकी स्पीड बन जाती है। और स्पीड की फुल फॉर्म क्या आती है, रेवोल्यूशंस पर मिनट। इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कर लेना है कॉपी के अंदर नोट। बाकी एक्सेस टाइम यहाँ पे दे रखा है, तो एक्सेस टाइम का बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे लास्ट में दे रखा है ना, इसका बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि जब हम सर सीक टाइम को कंबाइन कर देते हैं जो हमारे पास रोटेशनल डिले होता है या फिर लेटेंसी होती है, प्लस जहाँ पे हम क्या करते हैं, डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं, इन सभी को क्या बोल दिया जाता है, एक्सेस टाइम बोल दिया जाता है। तो अगर इसको इन जनरल इजी वे में समझना है तो ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आजकल ज़्यादा गंदा लिखा जा रहा है ना, तो काइंडली ज़रा राइटिंग को इग्नोर कर दें आप ना। तो मान लेते हैं ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया हार्ड डिस्क बन गई। कुछ डाटा आपका यहाँ पे है, कुछ डाटा आपका यहाँ पे है। ओके, तो ये वाला आपका क्या है, ये वाला सर हमारे पास ट्रैक 1 है, अंदर वाला क्या बन गया, ये हमारा ट्रैक 2 बन गया। अब क्या होगा, ये आपका आ गया रीड राइट हेड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जो डाटा है वो कहाँ पे है, ट्रैक नंबर 1 का डाटा है, ट्रैक नंबर 1 के डाटा को क्या करेगा, पहले इस डाटा को भेज देगा किसके पास। ठीक है, जब ये घूमेगा, घूमने के बाद ये वाला डाटा जब यहाँ पे आएगा, रीड राइट हेड के पास आएगा, तो इस डाटा को वो लेके जाएगा कहाँ पे, सीपीयू के पास। फिर से ये दोबारा से घूमेगा, मतलब दोबारा से घूमने की वजह से क्या हुआ, हमारा रोटेशनल डिले हमने काउंट किया। तो जैसे रोटेशनल डिले हुआ, फिर इसने क्या किया, सेकंड नंबर वाला डाटा भी क्या कर दिया, भेज दिया, पहला भेज दिया, दूसरा डाटा भी भेज दिया। अब थर्ड नंबर पे इसने क्या किया, अब इसने देखा कि ट्रैक नंबर 1 पे तो डाटा खत्म हो गया, अब बाकी डाटा कहाँ पे है, बाकी डाटा हमारा ट्रैक नंबर 2 पे है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो इसका रीड राइट हेड है, इसको मूव करना पड़ेगा ट्रैक नंबर 2। तो मूव करने का मतलब क्या बोला मैंने, सीक टाइम। समझ आ गया ना, वही चीज़ आपको मैंने समझाई थी। सीक टाइम क्या होता है कि जब एक ट्रैक से हम दूसरे ट्रैक के ऊपर जाते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, उसको बोला जाता है सीक टाइम। तो जैसे वो दूसरे उस पर चला गया, फिर फर्दर काम तो सेम ही रहेगा। फिर से ये जब डिस्क घूमेगी तो पहला डाटा है मतलब तीसरे नंबर का डाटा भेज देगा, फिर अगला चौथा नंबर का डाटा भेज देगा। तो जब ये सारा का सारा डाटा आपने ढूंढा, उसको भेजा, भेजेगा मतलब क्या था, आपने उसको किया ट्रांसफ़र किया। तो जब आप इन सभी को कंबाइन कर देते हो, तब लास्ट में जाके आपके सीपीयू के पास क्या होता है, एग्जैक्ट डाटा पहुंचता है। इसी को क्या बुलाते हैं, एक्सेस टाइम, कि कितना समय लगा उसको, सीपीयू को कितना समय लगा, जो उसको डाटा चाहिए था उस डाटा को पहुंचाने के लिए कितना समय लगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम
एक्सेस टाइम हम बोल देते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी क्या करना है आपने समझना है, कॉपी पे नोट करना है। फिर भी अगर डाउट कुछ रह जाता है तो काइंडली आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो बाकी चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं। बाकी जो आपको होमवर्क दिया है काइंडली आप उसको जरूर नीचे कमेंट करके राइट आंसर बताएं। बाकी यहाँ पे कोई डाउट या कुछ भी मन में क्वेरी वगैरह रहती है तो काइंडली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।